Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि स्वस्थ एवं कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज आप लोग के सामने एनटीपीसी का सेट नंबर 28 लेकर आया हूँ। इससे पहले सेट 27 तक हो चुका है। जो लोग भी अभी तक सेट 27 को नहीं देखे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जाएँ और ये वीडियो को ज़रूर देखें। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद एवं जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं कि यहाँ पे एनटीपीसी का सेट कराया जा रहा है, जो कि आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस कराया जा रहा है और जो आपका 2016 में एग्जाम्स हुआ है उसी का क्वेश्चन करा दिया जा रहा है। ठीक है, तो जो लोग भी एनटीपीसी का फॉर्म भरे हैं, ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं या और भी जो एग्जाम्स का फॉर्म भरे हैं, तो अगर जो वो इस वीडियो को देखते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से उन्हें बहुत सारे क्वेश्चंस का जानकारी मिलने वाला है और क्वेश्चन के साथ साथ अन्य फैक्ट्स का भी जानकारी मिलने वाला है। तो बस आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोग को बहुत फायदा होने वाला है, ये मैं आपको एश्योर करता हूँ। एक फॉर्मेलिटी कर लेता हूँ, जो लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं बेल आइकन को दबा ले और बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे टैप कर ले। उससे क्या होगा, जो भी हमारे साइड से रेगुलर अपडेट होगा वो आपको सबसे पहले मिल सकेगा। तो बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और सबसे पहले आप लोग लाइक के बटन को भी प्रेस कर दिए ताकि हम लोग का जो भी आप वीडियो देख रहे हैं ताकि हम लोग को आपके सपोर्ट का सहारा लाइक के माध्यम से मिल सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, उपापचय किसे संदर्भित करता है? यानी उपापचय जो है वो नीचे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें किसको किसको डिनोट करता है? तो ये शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रिया इसको भी डिनोट करता है, सरल अणुओं से जटिल अणुओं को संश्लेषण ये भी नोट करता है, और उपचय और अपचय ये जो प्रक्रिया है, उपचय और अपचय दोनों प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये जो तीनों ऑप्शन है वो तीनों को उपापचय डिनोट करता है। तो एक उपापचय विक्रिया रासायनिक विक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों विक्रियाएं होती है। इसमें सरल अणुओं से जटिल अणुओं को संश्लेषण होता है। ठीक है, तो ये जो है वो आपको ऑप्शन 1, 2 और 3 तीनों को डिनोट करता है उपापचय। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया डी, जो 1, 2, 3 है। ठीक है, ये गलती से ए डिनोट हो गया था तो ये इसका आंसर नहीं है। ऑप्शन डी जो है वो तीनों को डिनोट करता है। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डेयरियों में दूध से क्रीम अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया कौन सी है? जो डेयरी में दूध से जो क्रीम को अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, जो यूज किया जाता है, वो इस्तेमाल किया जाता है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है? तो उस प्रक्रिया का नाम अपकेंद्रीकरण है। आप लोग जो लोग भी अच्छा प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको ये क्वेश्चन बहुत बार दिखा होगा और ये काफी आसान प्रश्न है। ठीक है, जो अपकेंद्रीकरण विधि है एक पृथक्करण विधि है, मतलब सेपरेशन विधि है, जिसका प्रयोग डेयरियों में दूध से क्रीम निकालने में किया जाता है। इसका प्रयोग और बहुत से प्रक्रिया में किया जाता है, जैसे हो गया आपका दूध से ठोस अशुद्धियों को दूर करने में, दूध से क्रीम निकालने में, दूध से मट्ठा निकालने में और मक्खन के शुद्धिकरण करने में। तो ये आपका अपकेंद्रीकरण प्रक्रिया है जो कि दूध से डेयरियों में दूध से क्रीम को अलग किया जाता है। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित ग्रहों में से अब किसे ग्रह नहीं माना जाता है? यानी कौन ग्रह है, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में कौन ऐसा ग्रह है जिसको अब ग्रह के श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है? तो ये प्लूटो जो है वो अब ग्रहों के श्रेणी में नहीं आता है। प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। यह एक बौने ग्रह के नाम से जाना जाता है। प्लूटो को क्या कहते हैं? बौने ग्रह। क्वेश्चन आएगा कि बौने ग्रह से किसे जाना जाता है? तो प्लूटो को बौने ग्रह के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये अलग क्यों हुआ? यह जो आपका प्लूटो था वो नेपच्यून की कक्षा को काटता था, इसीलिए उसको प्लूटो को ग्रहों के श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। चलो आप लोग ये बताइए कि प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से कब बाहर निकाला गया? तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की लंबी दूरी की मिसाइलों में से कौन सी पहली बहुलक्ष्य मिसाइलें हैं? ठीक है, तो आकाश जो है वो भारत की लंबी दूरी की मिसाइलों में से पहली बहुलक्ष्य मिसाइल है। ठीक है, अब आकाश के बारे में देखते हैं। आकाश एक जमीन से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी बहुलक्षीय प्रक्षेपत्र है। इसका मार्ग क्षमता 25 किलोमीटर है। कितना है? 25 किलोमीटर है। ठीक है, इसमें लड़ाकू जेट विमानों, क्रूज मिसाइलों और हवा से सतह वाली मिसाइलों के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल जैसी हवाई लक्ष्यों को बेअसर करने की क्षमता है। ये था आपका आकाश के बारे में, जिसका मार्ग क्षमता कितना है? 25 किलोमीटर, और यह एक लंबी दूरी मिसाइलों में से है जो कि आपके भारत की पहली बहुलक्ष्य मिसाइल है। ठीक है, ये था आपका 4th क्वेश्चन। अब अगला प्रश्न देखते हैं। किस व्यक्ति को सामान्यतः गुरुदेव के नाम से जाना जाता है? चलिए, तो ये काफी अच्छा प्रश्न है और आप लोगों को काफी बार फेस करना हुआ होगा।
तो ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। तो ये गुरुदेव का नाम कैसे पड़ा था? तो गुरुदेव का नाम जो था, पहले क्या हुआ कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। कुछ समय बाद महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को राजगुरु की उपाधि थी, राजगुरु नहीं, गुरुदेव की उपाधि थी। ठीक है, गुरुदेव की उपाधि थी। और इन्होंने, आपके जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, वो आपके शांति निकेतन का भी इस्टेब्लिशमेंट किए थे। क्वेश्चन आता है कि शांति निकेतन का स्थापना कौन किए थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही शांति निकेतन का स्थापना किए थे। तो क्वेश्चन था आपका गुरुदेव का नाम से कौन जाता था? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर। और इसका नाम कौन रखे? महात्मा गांधी। पहले ये महात्मा गांधी को आपको बोले महात्मा को उपाधि दिए, उसके बाद आपका जो महात्मा गांधी थे वो गुरुदेव का उपाधि किसको दिए? रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है, ये था आपका 5वां प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक ऐसी डिवाइस है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करती है। आमतौर पर ऊर्जा के प्रकार में एक संकेत को किसी अन्य संकेत में परिवर्तित करती है। तो इसका नाम क्या है? तो ये ट्रांसड्यूसर है। ट्रांसड्यूसर जो है वह एक ऐसी युक्ति है जो ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करती है। आमतौर पर ऊर्जा की प्रकार एक संकेत को किसी अन्य संकेत में ये परिवर्तित करती है। तो ये ट्रांसड्यूसर है जो कि आपको एक डिवाइस को ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करती है। ये था आपका 6ठा प्रश्न। अब अगला प्रश्न देखते हैं। टेनिस में किसे कांट मिस स्विस उपनाम से जाना जाता है? यानी कांट मिस स्विस मतलब स्विस को कभी ये मिस नहीं कर सकते हैं। ये टेनिस के प्लेयर हैं, किनको इस उपनाम से जाना जाता है? तो इनका नाम मार्टिना हिंगिस है, जिनको कांट मिस स्विस के उपनाम से जाना जाता है। चलिए आप लोग ये बताइए कि मार्टिना जो हिंगिस है वो लास्ट जो था मैच जो जीते थे वो कौन से जीते थे? कौन सी ट्रॉफी वो लास्ट जीते हैं मार्टिना हिंगिस? तो इनके बारे में आप लोगों को कमेंट में आंसर करना है। कांट मिस स्विस का उपनाम है मार्टिना हिंगिस, सॉरी। ठीक है, ये था 7वां क्वेश्चन। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खाली स्थान का प्राथमिक कार्य मूत्र उत्पादन द्वारा रक्त प्रवाह से हानि का उन्मूलन करना है। तो इनमें से किसका प्राथमिक कार्य है मूत्र उत्पादन द्वारा रक्त प्रवाह से हानि का उन्मूलन करना? तो गुर्दे का जो काम है, क्या गुर्दे का काम है? प्राथमिक कार्य क्या है? मूत्र उत्पादन द्वारा रक्त प्रवाह से हानि का उन्मूलन करना। इनके द्वारा इलेक्ट्रोलाइट, क्षार अम्ल संतुलन और रक्तचाप का नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा 8वां प्रश्न, जिसको गुर्दे का प्राथमिक कार्य क्या है? मूत्र उत्पादन द्वारा रक्त प्रवाह से हानि का उन्मूलन करना। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होते हैं? काफी अच्छा प्रश्न है और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसको मैं काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो बस आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका जो लाइक है वो हमें काफी मोटिवेट करता है। ठीक है, तो आप लोग पहले जानिए प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर के बारे में। तो ये कैसे बनता है उसके बारे में पहले जानिए। तो प्राथमिक रंग का निर्माण किन्हीं दो द्वितीयक रंगों के मिलकर नहीं किया सकता, यानी दो जब द्वितीयक कलर मिलेगा तो आपका प्राथमिक कलर नहीं बन पाएगा। ठीक है, लेकिन दो द्वितीयक रंगों का निर्माण किन्हीं दो प्राथमिक रंगों के मिलकर किया सकता है, यानी दो आपका प्राथमिक कलर मिलेगा तो द्वितीयक कलर का निर्माण हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए आपका प्राथमिक कलर कौन है? तो BGR जो है, यानी ब्लू ग्रीन रेड, ये जो है वो आपका प्राइमरी कलर है। ठीक है, प्राइमरी कलर है। ठीक है, लेकिन आपका येलो, मैजेंटा और सियान, ये है आपका सेकेंडरी कलर। कौन सा कलर है? सेकेंडरी कलर है। तो आप लोग अच्छा से जानिए कैसे कैसे कौन कौन से कलर बनता है। तो मैं आपको एक ग्राफ के माध्यम से बताता हूं। यहाँ पे आप R लिख लीजिए, यहाँ पे आप ब्लू लिख लीजिए, और यहाँ पे क्या ग्रीन लिख लीजिए। ये आपका कौन सा है? प्राइमरी कलर। और यहाँ पे ऐसे डैश दे लीजिए, यहाँ दे लीजिए, यहाँ और यहाँ बीच में, इसलिए मैं स्पेस छोड़ रहा हूँ ताकि मैं आपको सेकेंडरी कलर लिख सकूँ। ठीक है, तो रेड और जो ब्लू मिलेगा तो बनेगा आपका मैजेंटा। ठीक है, और रेड और ग्रीन मिलेगा तो बनेगा क्या? येलो। और ब्लू और ग्रीन मिलेगा तो बनेगा क्या? सियान। और बीच बीच में सब मिलेगा तो बनेगा व्हाइट। ठीक है, रेड और सियान मिला तो व्हाइट बनेगा, मैजेंटा और येलो मिलेगा तो व्हाइट बनेगा। तो ये था आपका किसके बारे में? प्राथमिक कलर और द्वितीयक कलर मिलने से कैसे कैसे क्या बनता है। फिर से आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे हो गया होल्ड, यहाँ पे हो गया रेड, यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे ग्रीन। ठीक है, और यहाँ पे हो गया क्या? मैजेंटा। ठीक है, मैजेंटा हो गया, यहाँ सियान हो गया, यहाँ येलो हो गया। रेड और ग्रीन मिलेगा तो बनेगा येलो, रेड और ब्लू मिलेगा तो बनेगा मैजेंटा, और ब्लू और ग्रीन मिलेगा तो बनेगा सियान। तो ये था आपका
प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर के बारे में। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। लाल और हरा मिला तो बनेगा पीला, लाल और नीला मिलेगा तो बनेगा मैजेंटा, और हरा और नीला मिलेगा तो बनेगा सियान। तो ये था आपका 9th प्रश्न, जो कि आपका प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग के बारे में एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। टेलीफोन लाइनों के माध्यम से संचार के लिए कंप्यूटर का कनेक्ट करने का इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस का नाम क्या है? काफी अच्छा प्रश्न है और आप लोग इसको यूज कर चुके होंगे। ठीक है, जब भी आप लोग क्या करते हैं, आपको अभी के जमाने में क्या हॉटस्पॉट आ गया, तो आप लोग क्या करते हैं, अपने लैपटॉप को या अपने पर्सनल कंप्यूटर को आपको यूज करना होता है, डेटा का यूज करना होता है, तो क्या करते हैं आप लोग हॉटस्पॉट खोल देते हैं। लेकिन जिस समय हॉटस्पॉट का उतना बोलबाला नहीं था, हॉटस्पॉट उतना अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हुआ था, हर फोन में हॉटस्पॉट नहीं होता था, तो क्या करते थे लोग, एक मोडेम का सहायता लेते थे। ठीक है, मोडेम की सहायता से आपका नेट देते थे आपके पर्सनल कंप्यूटर में और लैपटॉप में, और उससे आपका कंप्यूटर को और अपने पर्सनल लैपटॉप को यूज कर पाते थे। ठीक है, तो ये मोडेम के सहायता से क्या होता था, टेलीफोन लाइनों के माध्यम से संचार के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करने के इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस है। कौन है? मोडेम है। तो ये था आपका 10वां प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों को उनकी वर्तमान जनसंख्या के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, काफी अच्छा प्रश्न है और आरोही क्रम में व्यवस्थित करने को बोल रहा है, यानी सबसे पहले छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उसके बड़ा, उसके बड़ा। तो सबसे छोटा कौन हो गया इसमें? केरल जो हो गया वो सबसे पहले आया। उसका कौन आएगा? उसके बाद आपका राजस्थान आ जाएगा, उसके बाद आपका बिहार आ जाएगा, उसके बाद महाराष्ट्र आ जाएगा। यानी सबसे बड़ा जो आपका, ऐसे लिख लेता हूं मैं, केरल हो गया, और केरल के बाद कौन से बड़ा है? राजस्थान बड़ा है। ठीक है, राजस्थान से बड़ा आपका बिहार है, और बिहार से बड़ा कौन है? महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन के बाय जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हो गया। लेकिन जो रियल में है पॉपुलेशन बाय वो देख लीजिए आप। सबसे बड़ा आपका हो गया उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, उसके बाद वेस्ट बंगाल, और उसके बाद मध्य प्रदेश। लेकिन एरिया बाय रैंकिंग क्या है? तो एरिया बाय रैंकिंग सबसे पहले राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद यूपी, उसके बाद गुजरात। तो ये आपका एरिया वाइज रैंकिंग और पॉपुलेशन वाइज रैंकिंग मैं आपको स्टेट्स का बता दिया हूं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संगठन द्वारा उसके कर्मचारी के लिए अत्यंत उपयोग के लिए इस्तेमाल निजी नेटवर्क को क्या कहा जाता है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के जो आपका कर्मचारी होते हैं उनको निजी नेटवर्क के यूज करने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है? तो आप लोग जो चीज यूज करते हो, जो आपका घर पे जिसके अकॉर्डिंग, जिसके द्वारा आप देख रहे हो चीजों को, जैसे मेरा लेक्चर आ रहा है तो वो लेक्चर कैसे दिख रहे हो, तो आप इंटरनेट के जरिए से ही देख रहे हो। तो उसी तरीके से संगठन द्वारा उसके कर्मचारी के लिए अत्यंत उपयोग के लिए इस्तेमाल निजी नेटवर्क को क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। तो ये आपका 12वां प्रश्न था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस नेटवर्क टोपोलॉजी को अपने काम के लिए हब की आवश्यकता होती है? काफी अच्छा प्रश्न है। तो ये जो है स्टार नेटवर्क है। स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी को अपने काम के लिए हब की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा क्या होता है, यह विभिन्न सिस्टम को संदेश भेजता है। ये स्टार है जो कि आपके टोपोलॉजी को अपने काम के लिए हब की आवश्यकता होती है। तो ये था हमारा आज का 13वां प्रश्न। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी अनुसंख्या के आवर्ती फंक्शन है? तो ये हैरी मोस्ले के द्वारा दिया गया था, जो कि आधुनिक आवर्त सारणी नियम दिए थे, जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी अनुसंख्या के आवर्ती फलन होते हैं, फंक्शन नहीं फलन होते हैं। ठीक है, तो ये हैरी मोस्ले के द्वारा दिया गया था। अगर जो आपको आवर्त सारणी के बारे में, पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको पढ़ना है, तो हमारे मेंबर के द्वारा, हमारे टीचर के द्वारा, चौहान सर के द्वारा काफ़ी अच्छी तरीके से आवर्त सारणी पे एक लेक्चर लाया गया है। आप लोग जाके देखिए। आप लोग को आवर्त सारणी से जितने पीरियोडिक टेबल से जितने सारे क्वेरीज होंगे, जितने सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में उठते होंगे, आप जाइए उसको देखिए। मुझे नहीं लगता है उसके देखने के बाद आपको आवर्त सारणी से एक भी क्वेश्चन छूटेंगे। तो ये था आपका 14 क्वेश्चन, जो कि हैरी मोस्ले आवर्त नियम इनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेशी राज लीग आंदोलन का संस्थापक कौन थे? तो स्वदेशी राज लीग आंदोलन का संस्थापक आपके एनी बेसेंट जी थे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का 15 क्वेश्चन। इसमें और कुछ ज़्यादा सोल्यूशन देना है नहीं, कुछ ज़्यादा बताना है नहीं। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित संदेश एप्लीकेशन नहीं है? त्वरित संदेश एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, तो गूगल क्रोम एक फ्री वेब ब्राउजर है जो कि गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया था। यह पहली बार 2008 में माइक्रोसॉफ्ट विंडो के लिए बनाया गया था। यह एक त्वरित संदेश एप्लीकेशन नहीं है। त्वरित संदेश एप्लीकेशन समझते हो आप लोग क्या होता है? मतलब तुरंत आप कोई चीज़ को भेजना चाहो किसी को,
वो आपका व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, टेलीग्राम जहाँ पे आप लोग टेस्ट लगाते हो वो हो गया, फेसबुक हो गया। ये क्या है, एक त्वरित संदेश एप्लीकेशन है। लेकिन जो गूगल क्रोम है वो आपका त्वरित संदेश एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। बाकी निम्बूज हो गया, हैंग आउट हो गया, ई वर्डी हो गया, ये सब क्या आपका त्वरित संदेश एप्लीकेशन। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम हो गया, आपका फेसबुक हो गया, वो आपका एक त्वरित संदेश एप्लीकेशन है, ठीक है। ये था आपका 16 क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे में रोग के अध्ययन और जिस तरह के पौधे संक्रमण का प्रतिरोध या सामना करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो पौधे में रोग के अध्ययन और जिस तरह से पौधे के संक्रमण का प्रतिरोध सामना करना पड़ता है उसे फाइटोपैथोलॉजी किया जाता है। क्या कहता है? फाइटोपैथोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। तो ये था 17 क्वेश्चन। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में इसरो का रॉकेट प्रक्षेपण पैड कहाँ स्थित है? जो इसरो का जो रॉकेट जहाँ से लॉन्च किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? तो इसरो भारत सरकार की अंतरिम एजेंसी है जिसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में है, ठीक है। इसका रॉकेट प्रक्षेपण पैड श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में की जाती है, ठीक है, जो कि आपके बंगाल की खाड़ी के तट पे स्टैब्लिश्ड है, ठीक है। श्रीहरिकोटा कहाँ है? आपका बेंगलोर में है, ठीक है। जिसका हेडक्वार्टर्स आपका इसरो का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? आपको सबको पता होगा, बेंगलोर में है। और वहीं से आपका रॉकेट का प्रक्षेपण किया जाता है। ये था आपका 18वां प्रश्न जो कि इसरो के बारे में था। चलिए आप लोग ये बताइए कि इसरो के चेयरमैन कौन है? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में करना है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है झेलम, चिनाब और राबी किसकी सहायक नदियां हैं? झेलम, चिनाब और राबी किसकी सहायक नदियां हैं? आप लोग सबको पता होगा, काफी आसान प्रश्न है। सिंधु नदी का झेलम, चिनाब और राबी जो है वो सहायक नदी है। सिंधु नदी बारे में अब देखिए, सिंधु नदी जो कि दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी नदी में से एक है। इसकी लंबाई 3610 यानी 3610 किलोमीटर है, ठीक है। यह जो है तिब्बत के पश्चिम भाग के पास कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक है। इसकी बाईं तरफ से देखिए लेफ्ट साइड से जो नदी है, ये देखिए लेफ्ट साइड से आपका हो गया झेलम, ये हो गया चिनाब हो गया, उसके बाद राबी हो गया, फिर सतलज हो गया, फिर सोन हो गया, उसके बाद ब्यास हो गया और एक जौस्कर। ये कुछ नदी है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, सोन, ब्यास और जौस्कर। ये आपका लेफ्ट साइड से। और राइट साइड से कौन कौन नदी है? राइट साइड से आपका हो गया कुनार हो गया, काबुल हो गया, कुर्रम हो गया, गोमल। के फॉर कुनार, के फॉर काबुल, के फॉर कुर्रम और एक जी फॉर गोमल। तो ये जो नदी है वो आपका राइट साइड से है, कुनार, काबुल, कुर्रम और गोमल। तो ये था आपका झेलम, चिनाब और राबी एवं सिंधु नदी के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो आपका लेफ्ट से कौन नदी है, राइट से कौन नदी है, कहाँ से निकलती है, इसके बारे में सारे फैक्ट्स आप लोग को पता हुआ होगा। तो चलिए, पता हुआ तो करना क्या है, आपको वीडियोज को लाइक करते रहना है, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। आपको वीडियो को लाइक करना ही है और लोगों में शेयर करना ही है। तो ये था आपका 19 को। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कुमायूं की पहाड़ियों के रोमांटिक नृत्य में से एक है जो अक्सर शादियों और बसंत ऋतु में की जाती है, ठीक है। तो इसका नाम मरपेली है, जो कि कुमायूं की पहाड़ियों में रोमांटिक नृत्य में से एक है जो अक्सर शादी और बसंत ऋतु में की जाती है। मरपेली क्या है? मरपेली जो है वो आपके कुमाऊं के पहाड़ियों के में रोमांटिक नृत्य का एक डांस है, ठीक है, जो कि आपका शादियों में और बसंत ऋतु में की जाती है। क्या था इनका नाम? मारपेली, ठीक है, मरपेली। ये था आपका 20वां प्रश्न। अब अगला प्रश्न देखते हैं। दो वाष्पशील पदार्थ मिथाइल अल्कोहल और एसीटोन को अलग करने के किस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है? मिथाइल अल्कोहल और एसीटोन को अलग करने का जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? तो आंशिक आसवन विधि से वैसे मिश्रित द्रव्यों को अलग करते हैं जिनके क्वथनांकों में अंतर बहुत कम होता है। खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल, पेट्रोल आदि इस विधि के द्वारा ही अलग किया जाता है। आंशिक आसवन के द्वारा ही आपका क्या होता है? खनिज तेल या कच्चे तेल से शुद्ध डीजल, पेट्रोल आदि का इस विधि के द्वारा आपका क्या होता है? अलग किया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका आंशिक आसवन विधि, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला विमान वाहक पोत INS विक्रांत सेना से कब मुक्त किया गया? INS विक्रांत को भारत के ये पहला विमान वाहक थे जिसको भारत में कब सेवा मुक्त किया गया, ठीक है। तो ये 1997 में इसे सेवानिवृत्त किया गया, सेवा से मुक्त किया गया। मेरे से गलती से 1197 टाइप हो गया था, आप लोग माफ़ कीजिएगा। और माफ़ करने वाले ही भगवान होते हैं
और आप लोग मेरे लिए भगवान से थोड़े ना कम है, इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट दे रहे हैं, और सपोर्ट और प्यार कौन देता है? भगवान ही तो देता है। तो इसका जो आंसर था वो 1997 में आपका विक्रांत को सेना से सेवा मुक्त किया गया। ठीक है, तो अब ये आईएनएस विक्रांत क्या था इसके बारे में जानिए। ठीक है, तो भारतीय नौसेना पोत विक्रांत भारतीय नौसेना का एक सेवानिवृत्त युद्धपोत है। यह भारतीय नौसेना का प्रथम वायुयान वाहक पोत है। इस पोत को 1957 में ब्रिटेन से खरीदा गया था। कब खरीदा गया था? 1957 में। ठीक है, तब तक इसे HSS हरविलिस के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसे जनवरी 1997 में सेवानिवृत्त किया गया। इसका नाम क्या था? HSS हरविलिस। ठीक है, और इसे 1957 में कहां से खरीदा गया था? ब्रिटेन से खरीदा गया था। और इसे सेवानिवृत्त कब किया गया? 1997 में जनवरी में इसको सेवानिवृत्त किया गया, आईएनएस विक्रांत को। ये था आपको आईएनएस विक्रांत के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नासा अंतरिक्ष कार्यक्रम और अनुसंधान के लिए उत्तरदायी है। तो ये नासा जो है वो अंतरिक्ष कार्यक्रम और एरोनॉटिक्स के लिए अनुसंधान के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, अब नासा क्या है उसके बारे में जानिए। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन या नासा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए की सरकार की एक शाखा है जो देश के सार्वजनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों में एरोनॉटिक्स व एरोस्पेस संशोधन के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 1958 में किया गया था। कब किया था? 1958 में। और ये यूएसए का एक क्या है? शाखा है। ये था आपका नासा के बारे में, जो कि अंतरिक्ष कार्यक्रम और एरोनॉटिक्स अनुसंधान के लिए उत्तरदायी है। अब अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में सूची में शामिल नहीं है? यानी यूनेस्को के जो इंडिया का जो साइट्स है उसमें कौन जो है वो आपके विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? तो हुमा की जो लिनिंग मंदिर है वो आपके यूनेस्को के विश्व धरोहर के स्थल की सूची में शामिल नहीं है। ये हुमा जो लिनिंग मंदिर है वो आपके उड़ीसा के पास है, और उड़ीसा के महानदी के किनारे अवस्थित है हुमा की लिनिंग मंदिर। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कब किया गया आपका? कब इसको यूनेस्को के शामिल किया गया? तो ये किया गया 1985 में। ठीक है, और 1985 में ही आपका केवलादेव को किया गया। छत्रपति शिवाजी उद्यान को किया गया आपका 2004 में। ठीक है, छत्रपति शिवाजी उद्यान को 2004 में किया गया, काजीरंगा को 1985 में, केवलादेव को 1985 में। ठीक है, और हुमा की लिनिंग मंदिर जो है वो आपको यूनेस्को के विश्व धरोहर के स्थलों की सूची में शामिल नहीं है। ये आपका उड़ीसा में है और उड़ीसा के महानदी के किनारे अवस्थित है। तो ये था आपका 24वां प्रश्न। अब अगला प्रश्न देखते हैं, रामकृष्ण मिशन का गठन किसने किया था? काफी अच्छा प्रश्न है और काफी आसान प्रश्न है, और आप लोग इसको फेस काफी बार किए होंगे। ठीक है, तो ये आपका रामकृष्ण मिशन का गठन के बारे में। ठीक है, तो इसका जो गठन किए थे वो आपके स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन का गठन किया गया था। रामकृष्ण मिशन एक भारतीय धार्मिक संस्था है जो कि पूरे विश्व में धार्मिक आंदोलन चलाती है, जिसे रामकृष्ण आंदोलन या वेदांता आंदोलन कहते हैं। ठीक है, इसका गठन स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1 मई 1897 में 1 मई 1897 में किया गया है। कब किया गया है? 1 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन का गठन किसके द्वारा किया गया? स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया है। ये राजा राम मोहन राय, बताइए राजा राम मोहन राय के बारे में क्या है? ये एक समाज सुधारक थे और इनके द्वारा क्या किया गया था? काफी अच्छा काम किया गया था, इनके बारे में आपको लिखना है। और राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि किसके द्वारा दिया गया था ये भी आप लोग को कमेंट में बताना है। ठीक है, तो जितने सारे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका आंसर आप लोग कमेंट में देना है। जो अभी मैं 2 क्वेश्चन पूछा ना कि राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि कौन दिया, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, और किसी न किसी सेट में एनटीपीसी के सेट में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले ही पूछ रहा हूं, इसका आंसर आप लोगों को देना है। और राजा राम मोहन राय के द्वारा कौन सा एक समाज सुधारक काम किया गया है? ये आपको 25वां प्रश्न था। रामकृष्ण मिशन गठन किसने किया? तो ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन का गठन किया गया। कब किया गया? 1897 में गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या जानवरों में मौजूद नहीं है बल्कि पौधों में होता है? जानवर में अवेलेबल नहीं होता है बल्कि पौधों में होता है। तो सेलुलोज जो है वो जानवरों में मौजूद नहीं होता है बल्कि पौधों में होता है। सेलुलोज एक बहुत महत्वपूर्ण पॉलीसेकेराइड है क्योंकि यह धरती पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाले ऑर्गेनिक यौगिक है। ठीक है, यह पौधों की कोशिकाओं दीवार का बहुत अहम घटक है जिससे पौधे के तने, पत्तियां, शाखाएं मजबूत होती है। ठीक है, यह जानवरों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, सो सेलुलोज होता है वो आपके पौधों में पाया जाता है। तो ये आपका 26वां प्रश्न जो कि सेलुलोज के बारे में था। ठीक है, अगला प्रश्न है,
सुप्रीम कोर्ट के एक तटस्थ शिखर के रूप में अस्थायी अवधि के लिए किसे नियुक्त किया जा सकता है? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के एक तटस्थ शिखर के रूप में अस्थायी अवधि के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो अब ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बात आ गया तो इसके पहले मैं आपको विधानसभा के बारे में बता चुका हूँ, लोकसभा के बारे में बता चुका हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं पॉलिटी का वो भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ, पॉलिटी का हो या हिस्ट्री का हो। तो चलिए आज हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा मोटा मोटी जो ज्ञान लेना है ना वो देख लीजिए पहले। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में आर्टिकल 124 में दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में उल्लेख किया गया। ठीक है, उसके बाद से मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? जब आपका संविधान बना था तो 1+7 यानी 1+7 = 8 सीट थी जब संविधान आपका बना था। लेकिन जो वर्तमान समय है अभी कितना है? 1+33 यानी 34 आपका क्या है? मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, अब ये जो बनते हैं इनका योग्यता क्या रहता है? सबसे पहले तो ये इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद से भारत के किसी उच्च न्यायालय में एक या एक से अधिक न्यायालय, ठीक है, जिसमें 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किए हों, या किसी भी उच्च न्यायालय में एक या एक से अधिक अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष तक कार्य किए हों। ठीक है, और राष्ट्रपति की दृष्टि में यह कानून का एक विशेषज्ञ के रूप में हो। ठीक है, तभी इन्हें आपको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में इन्हें नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था आपका योग्यता के बारे में। अब इनका शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति या उसके द्वारा कोई प्रतिनिधित्व के द्वारा आपको सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होता है उनको आपको शपथ दिलाया जाता है। ठीक है, इनका कार्यकाल कितना होता है? 65 साल तक इनका कार्यकाल होता है। अब पद समाप्ति कैसे होता है? तो राष्ट्रपति को संबोधित एवं हस्ताक्षर किए हुए त्यागपत्र द्वारा, दूसरा असमर्थ होने पर या कदाचार सिद्ध होने पर आपको ये त्यागपत्र इनका पद का समाप्ति होता है। तो ये था आपका मोटा मोटी सुप्रीम कोर्ट के बारे में, न्यायाधीश के बारे में था। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। तो क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है। अगर जो अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए होंगे तो प्लीज लास्ट में भी एक बार लाइक तो कर ही दीजिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है? काफी अच्छा प्रश्न है और मैं इस प्रश्न के बारे में आई थिंक 27 सीट में, जो आपका 27 सीट था ना, उसमें 27 सीट नहीं, आपका जो मैं पिछला लेके आया था, इससे पहले आपके शिवम सर लेके आए थे, उसके पहले मैं लेके आया था, तो उस सेट में मैं आपका अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के बारे में बात किया था। इवन मैं बताया था आपका यूपीएससी यानी सिविल सेवा के जनक के बारे में बताया था। तो उसी से संबंधित कुछ फैक्ट्स है, तो इसके बारे में आप पहले देख लीजिए। तो आपको अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे आता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जी को अखिल भारतीय सेवा का जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक ना, और इन्हें अस्थायी बंदोबस्त जो किया गया था वो इनके द्वारा ही किया गया था, और एकमात्र गवर्नर जनरल है जिनकी समाधि भारत में है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का समाधि कहाँ है? भारत में। और इन्हें सिविल सेवा के जनक के रूप में भी जानते हैं। सिविल सेवा के जनक और कौन है? एक हो गया अखिल भारतीय सेवाओं का जनक। तो ये था आपका 28वां प्रश्न। अब अगला प्रश्न देखते हैं। पहले ये आप बताइए कि आपको जो लॉर्ड कॉर्नवालिस का टेन्योर क्या था? मतलब टेन्योर बोले तो जो जिस समय वो आपका गवर्नर जनरल थे, तो उस समय क्या मतलब समय हो रहा था? तो आपको वो ईयर का नाम बताना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का किस समय आपका गवर्नर जनरल थे। तो ये आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आरईसी का पूरा नाम क्या है? आरईसी, तो आरईसी का मतलब होता है रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट्स। आरईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट्स। ठीक है, फुल फॉर्म से याद आया कि अगर जो आपको कंप्यूटर संबंधित फुल फॉर्म याद करना है तो शिवम सर के द्वारा काफ़ी अच्छा लगभग 50 फुल फॉर्म का एब्रीविएशन का टॉपिक लाया गया है। तो अगर जो आप लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए, आपके एनटीपीसी एग्जाम या फिर जो भी अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल उसको मिस मत कीजिए, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। ठीक है, तो आरईसी का फुल फॉर्म क्या हुआ? रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट्स। अब अगला प्रश्न है जो आज का आपका आखिरी प्रश्न है। अजंता की गुफाएं जो 30 चट्टानों को काट कर बनाई गई है वह बौद्ध गुफाओं को वर्णित करती है। यह भारतीय कला की बेहतरीन जीवंत उदाहरण है। वह कहाँ स्थित है? काफी अच्छा प्रश्न है। तो ये कहाँ है? आपका औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता की गुफाएं हैं जो कि 30 चट्टानों को काटकर बनाई गई है, जो बौद्ध गुफाओं को वर्णित करती है एवं यह भारतीय कला की बेहतरीन जीवंत का उदाहरण है। औरंगाबाद में। कहाँ है? औरंगाबाद में। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। करना क्या है आपको? वीडियो को लोगों
अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में जिनका एनटीपीसी एग्जाम है, उन्हें जरूर भेजिए। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद।